तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एमएसएन का सबसे बेहतरीन टॉपिक और हर बार क्वेश्चन आने वाला टॉपिक हाइपरटेंशन। आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा पीडीएफ का थोड़ा लोचा है इसमें, पीडीएफ थोड़ी उल्टी और सीधी हो गई है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन इज ए मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। इट इज़ अ लीडिंग रिस्क फैक्टर टू प्रेमेच्योर डेथ, डायबिलिटी, बिकॉज इट मे कोज एमआई और हार्ट फेल्योर। इसका साफ साफ मतलब क्या दिख रहा है कि ये क्या करता है? ये कोज करता है किसको? एमआई को, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को, और हार्ट फेल्योर को। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन हार्ट और आईएसएच इंटरनेशनल सोसाइटी ऑन हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंग, जब एक सिस्टोलिक प्रेशर रेज होता है कितने से 115/75 mm से mmHg से, और देयर लो चांस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड रीनल फेल्योर, बट इफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg से ज़्यादा से रेज हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो 10 mmHg से, तो चांसेस होते हैं किसके? हाइपरटेंशन के, क्योंकि वो डबल हो गया उसका। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो प्री हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन 120 से 139 mmHg प्री हाइपरटेंसिव इसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट स्टेज जो हाइपरटेंशन होती है वो 140 से 159 होती है, और 89 से 90 इसका डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन 160 mmHg से ज़्यादा, बट 110/mmHg से ज़्यादा या उसके बराबर। और जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ड्यू टू एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से वो होती है। अब ड्यू टू दिस रिस्क ऑफ इश्मिक हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, फेलियर ऑफ किडनी डिजीज़, ये इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर के बारे में कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन 95% हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5% हाइपरटेंशन होता है, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं प्राइमरी के लिए क्या होगा? फैमिली हिस्ट्री होगी, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री होगी, टेंशन स्ट्रेस होगा, आर्टेरियल डीजनरेशन होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगे। और नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल मतलब जो बदल सके और जो ना बदल सके, इन दोनों के बीच की जो कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे नॉन मॉडिफाइबल के अंदर क्या हो गया? जेनेटिक हो गया, एजनिंग हो गया, उसका वाइडर लेवल पे हो गया सॉरी। मॉडिफाइबल जो चेंज हो सके, जैसे स्मोकिंग है, एल्कोहल है, लाइफस्टाइल चेंज है, डाइट है, ओबिसिटी है, ये सारे चेंजेबल पैटर्न होते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है उसके बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो रीनल डिजीज़ है, कुशिंग सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्लीप एपनिया है, मेडिकेशन है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकते हैं, और एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज होने की वजह से भी हाइपरटेंशन का कोज हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। हेमोरेज हो सकता है, ब्रेन के अंदर क्लोट बन सकता है, एक्जुगेट हो सकता है, एंटीरियर नैरोइंग हो सकती है, पाल्पी एडिमा हो सकता है, पाल्पेबल एडिमा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, कार्डियो एट्रियल डिजेनरेशन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से होता है, सीवियर हेडक है, ब्लड विजन है, डिजीनेस है, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, चेस्ट पेन है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसके वजह से? एमएसएन के बेसिस पे। याद रखिएगा, पैथोफिजियोलॉजी आपसे ज़रूर पूछेगा, और क्वेश्चन में अगर रिस्क फैक्टर और ऐसी चीज़ें दी जाएँ तो आपको पैथोफिजियोलॉजी ज़रूर लिखनी है। पैथोफिजियोलॉजी लिखने से आपका ये संपूर्ण हो जाएगा कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। इसमें बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर हमने देखे ही थे। उसके रिस्क फैक्टर की वजह से क्या होगा कि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
और वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आफ्टर लोड बढ़ेगा, और आफ्टर लोड बढ़ेगा तो जो ब्लड फ्लो है ऑर्गन की तरफ वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रीनल परफ्यूजन होगा, और रीनल परफ्यूजन होने की वजह से रिलीज होगा क्या, रेनिन, और रिलीज होने की वजह से रिलीज होगा एंजियोटेंसिनोजन, और उसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो होगा वो लिवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है उसको एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में चेंज करेगा, और वो क्या करेगा, एबनॉर्मल कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन, एंटीरियर वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंटीरियर वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, एक्टिव पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और उस एक्टिव पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ने की वजह से ईसीएफ के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा, और जब एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन हो रहा था तो एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, सोडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और ईसीएफ के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या हो सकते हैं। हमने क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, तो जैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखा तो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, वेट रिडक्शन है, रैश डाइट है, डाइटरी सोडियम रिडक्शन हो सकता है, एल्कोहल कंजप्शन कम हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं हम इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर की, उसमें क्या क्या आते हैं। इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर हमने बात कर ही ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, यूज टू हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए उसके खिलाफ एंटीटेंसिव ड्रग, जो हाइपरटेंसिव ड्रग हैं वो दी जाती हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है। सम ड्रग जैसे डायूरिटिक्स हैं, डायूरिटिक्स में सोडियम फ्यूरोसमाइड है, थायाजाइड है, बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर के अंदर एटिनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये आप फार्मा पैथोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसके अंदर एम्लोडिपिन है और वर्मेपिल है। वेजोडाइलेटर की बात करें तो वेजोडाइलेटर के अंदर मिट्रोग्लिसरिन है, एसी इनहिबिटर क्या होगा, एसिटोप्रिल है, एक्ट्रोप्रिल। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहले रेगुलर बीपी चेक करेंगे, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, असिस्ट द लोकेशन ऑफ पेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी एंड प्रोवाइड द कंफर्ट पोजीशन, प्रोवाइड ए कूल काम एनवायरनमेंट, एडमिनिस्टर करेंगे उसको मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, इंस्ट्रक्ट टू एक्सरसाइज। ये कुछ 15 पॉइंट ऐसे होते हैं रोल ऑफ नर्स के अंदर जो एमएसएन सेकंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या क्या आएगा, एक्यूट पेन हो रहा है तो रिस्क ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, नोजिया, वॉमिटिंग, इनएफेक्टिव कोपिंग, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और नॉलेज डेफिसिट पैटर्न। अब हम बात करते हैं सॉरी अगले टॉपिक के बारे में, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आया है, पिछले 3 साल से कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहा है इस पे, तो जरूर से जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंजक्टिव कार्डियक फेल्योर, जिसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच द हार्ट इज इनकेपेबल टू पंप द अकॉर्डिंग टू द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक नीड्स। मतलब कंजक्टिव कार्डियक फेल्योर, इसका मतलब क्या क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है जिसके अंदर हार्ट जो होता है वो इनकेपेबल होता है, किसके लिए, ब्लड पंपिंग के लिए, अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। कोजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आएगा एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन, फिर आएगा ड्यूरिंग प्रीलोड, ये जरूर याद रखना है। इसके कंजक्टिव कार्डियो फेल्योर के हमेशा क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग प्रीलोड पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, कंजक्टिव डिफेक्ट है, हाइपरवोलीमिया है, पल्मोनरी वॉल्व स्टीनोसिस है, मिट्रल वॉल्व स्टीनोसिस, कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऑफ पीडियाट्रिक के अंदर आती हैं। एरोटिक वॉल्व स्टीनोसिस है, कोरोनिक थ्रोम्बोसिस है। कोरोनिक थ्रोम्बोसिस आता है किसके अंदर, हाइड्रोसेफेलस एक कंडीशन होती है उसके अंदर। एबनॉर्मल मसल फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मायोकार्डिटिस आएगा, पेरिकार्डिटिस आएगा, मायोकार्डियोपैथी आएगा। अदर कोजेज की अगर बात करें तो फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी कंजक्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है।
डिसएरिथीमिया हो सकता है, डिसएरिथीमिया का मतलब टैकीकार्डिया और ब्रेकिकार्डिया दोनों, एनीमिया हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, हमने तो हाइपरटेंशन में भी देखा था प्रेगनेंसी का। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले रिस्क फैक्टर के बारे में देखते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस, एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस, यहाँ पे सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कब होगी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऑफ पीडियाट्रिक के अंदर आप अगले जब उसमें जाओगे सेमेस्टर में, तब आप उसमें पढ़ोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कब होगी, कि जब राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया की तरफ ब्लड ज़्यादा आएगा तो इंक्रीज होगा प्रेशर किसकी तरफ, लेफ्ट एट्रिया की तरफ, और लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, जिसमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी लीड करेगी किसको, मसल फाइबर डायमीटर को, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ऑफ मसल फाइबर कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा हार्ट वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट फेल की कंडीशन बढ़ेगी, क्योंकि वो उसकी तरफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरफ जाएगा, उसकी वजह से फेलियर होगा क्या, राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के उधर से आ रहा है ब्लड। फिर अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट ब्लड की कम हो जाएगी, और उसकी वजह से इफेक्ट होंगे शो लेफ्ट आर्म पर, और राइट वेंट्रिकल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। राइट वेंट्रिकल प्रेशर के बढ़ने की वजह से राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा और सिस्टमिक कंजेक्शन का इफेक्ट दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं कंजक्टिव कार्डियक फेलियर। अब हम बात करते हैं अगले हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंजक्टिव कार्डियक फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा, पल्मोनरी इडीमा आएगी, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगी क्योंकि ब्लड की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की तो कमी हो ही रही है, हीमोग्लोबिन बाइंडेड टू द ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन टू प्रोवाइडेड ऑक्सीजन बाय द लंग्स टू एल्वोलाई इन ब्रीदिंग नॉर्मल कंडीशन। इंसोम्निया की बात करें तो फटीग है, डिज्निया है, ड्राई कफ है, रेस्टलेसनेस है, टैकीकार्डिया है। अब हम बात करते हैं हमारे इसी नेक्स्ट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसमें दो चीज़ें हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की ओर। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में सबसे पहले देखते हैं हम लिवर कंजेशन, ठीक है। अब लिवर कंजेक्शन देखने पर फिर एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, एंड नॉक्चूरिया होगा, उसके बाद वीकनेस आएगी, एबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड होगा, एंकल इडीमा आएगी, अदर में टैकीकार्डिया और कार्डियोमेगेली होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इस एमएसएन के अंदर कुछ जगह जो डिजीजेज हैं और कुछ फैक्टर्स हैं वहाँ फिक्स होते हैं, जैसे ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, सीबीसी है, एबीजी एनालाइजर है, इकोकार्डियोग्राफी है, पीईटी है, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, लिवर एंजाइम टेस्ट है। अब इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डायूरेटिक्स देंगे जिसमें फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड देंगे, पॉजिटिव इनेट्रोपिक एजेंट देंगे जिसमें डिजॉक्सिन जो सीवियर कोज करता है, डोपामाइन क्या करता है, रीनल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है सॉरी। अब हम बात करते हैं वेजोडाइलेटर की। वेजोडाइलेटर में सबसे पहले देंगे एंटीजी, फिर देंगे एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन करवाएगा। सर्जिकल के अंदर हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असेस करेंगे बीपी को, अदर वाइटल साइन को, असेस द एब्डोमिनल ग्रोथ एंड पाल्पिशन एब्डोमन। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का मतलब उसके मीनिंग से ही समझ पा रहे हो, इंक्रीज द प्रोस्टेट ग्लैंड, साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं उनका नंबर का बढ़ जाना और प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज का बढ़ जाना ही बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है, जिसे बोलते हैं यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। उसकी वजह से क्या है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ओबेसिटी मोटापे की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, एल्कोहल कंजप्शन है और डायबिटिक मेलाइटस है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम कि पैथोफिजियोलॉजी में इसकी एज की वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा और इसमें डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जो क्या करवाएगा, जो करवाएगा ईस्ट्रोजन को बढ़ाएगा। सिंथेसिस नॉट इंक्रीज बट रेशो इंक्रीज,
ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसका रेशियो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन लेस एक्टिव हो जाएगा, नॉट कन्वर्ट इनटू द टेस्टोस्टेरोन और एनलार्ज द प्रोस्टेट ग्लैंड, लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। कुछ समझ में आ रही है? आएगी आएगी, धीमे धीमे आएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर आप पढ़ोगे नोट्स को, बहुत ईजी नोट्स हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अब राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर। राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर में क्या होगा, लिवर कंजीशन, एनोरेक्सिया, नॉक्चूरिया, वो हमने पढ़ाई था राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर का। अब देखते हैं हम इरेक्टेबल हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो इरिटेबल सिम्टम्स आएंगे, नॉक्चूरिया होगा, नाइट वेट यूरिन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अर्जेंसी होगी, डेसीयूरिया होगा, पेनफुल यूरिन, ब्लैडर पेन होगा, सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्शन, यूरिनरी इनकंटिनेंस होगा, ड्रॉप लाइक यूरिन। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में क्या क्या होंगे, कोज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टल ग्लैंड, इट्स कोज्ड बाय द ड्रिबलिंग, डिफिकल्टी इन इरिटेटिंग सिम्टम्स, इंटरमिटेंसी एंड डिसकंटिनेंस फ्लो और ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें विनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के, तो एक्यूट यूरिनरी टेंशन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर कैल्कुलाई और रीनल फेल्योर आएगा। सॉरी। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हमारे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। पेप्टिक अल्सर इज अ लीजन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर लीजन्स का फॉर्मेशन क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। द हाइपर सीक्रेशन of the HCl and peptic acid that cause the damage of the mucosal layer of esophagus, duodenum and stomach। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की, ओपन सोर होल इन लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा। ओपन सोर या होल इन लाइनिंग म्यूकोसा के अंदर होल्स का हो जाना जिसकी वजह से ब्लीडिंग का बढ़ जाना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, पाइलोरिक बैक्टीरिया हो सकता है जैसे हेलिकोबैक्टीरिया बोलते हैं, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हो सकता है, लॉन्ग टाइम फास्टिंग है, स्मोकिंग है, टबैको च्यूइंग है, सॉरी, क्रोनिक एल्कोहल कंजप्शन होगा, स्ट्रेस होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी, जेनेटिकली होगा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिन, द डैमेज म्यूकोसल फैक्टर एंड जीआई ब्लीडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसके अंदर क्या होगा, इसमें अकॉर्डिंग टू अलग अलग होगा कि एड्रिनल अल्सर जो होंगे, जो डिओडिनल अल्सर होंगे वो 30 से 40 उम्र के अंदर होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर बात करें तो हम बर्निंग सेंसेशन आएंगे, पेट में गर्मी होगी, सीधी सी बात है, चेस्ट पेन होगा, हार्ट बर्न होगा, वॉमिटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एनोरेक्सिया, जीआई ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन गल्फ मतलब सैलो एंड ब्लैक टेल लाइक स्टूल आएगा, पेन होगा, सीवियर क्रोनिक और डिओडिनल अल्सर इज 30 to 40 एज के समथिंग होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो 50 से 60 साल की उम्र में होता है, फीमेल के अंदर होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, पेन आफ्टर द बिफोर इनटेक मील, वॉमिटिंग, एपिटाइट फुलफिल, ईसोफेगस, ईसोफेगस का जो अल्सर होता है उसको बोलते हैं कुलाइन अल्सर, डिओडिनल का डिओडिनल अल्सर, स्टमक का गैस्ट्रिक अल्सर और बाय द कैंसर को जोलेग्नन। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के अंदर हम सबसे पहले करते हैं हमारा सीबीसी, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी, स्टूल कल्चर, बेरियम सेलो एक्सरे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंटासिड है, पेप्साइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है और म्यूकोसल बैरियर, एंटीबायोटिक, एमोक्सिक्लेव, कॉन्ट्रामाइसिन और कैनिथ्रोमाइसिन, मेट्रिनोडाजोल। अब ट्रीटमेंट में करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, गैस्ट्रोएंटरोप्लास्टी, एनास्टोमोसिस ऑफ द पर्टिकुलर रीजन पर ही कट लगाना। वैगोटोमी इज द कटिंग ऑफ वेगस नर्व, जिसे बोलते हैं वैगोटोमी। वेगस नर्व जो होता है ही इज लालू मतलब हार्ट, लंग्स, ठीक है, लिवर, पाइलोरोप्लास्टी, स्टिमुलेशन ऑफ डिक्रीज द वेगस नर्व एंड
बिलार्ज फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग काटते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर बात करें तो वही फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल सपोर्ट, क्वाइट एंड कंफर्ट पोजीशन, डीप पाल्पिलेशन, लाइट पाल्पेशन, आईओ चार्ट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। हेपेटाइटिस का मतलब आप समझ रहे हो, हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन किसके अंदर, लिवर के अंदर। हेपेटाइटिस जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है किसमें, कि हेपेटाइटिस को डिफाइन किया जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेटरी सेल्स इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गन। हेपेटाइटिस कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट हेपेटाइटिस लास्ट देन 6 months एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस परसिस्टेंट लॉन्गर। अब टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या है, A B C D E। में तो क्या होगा, डेंजरस एंड जो हेपेटाइटिस बी होगा वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होगा, और बी और सी और डी क्रोनिक होते हैं, और ए क्या होता है, बी सी डी क्रोनिक होता है, ए प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होता है, एक एक्यूट होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस क्या है, इट इज एक्यूट इज ऑल्सो नोन एज ए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इट इज कोज बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस is mRNA virus, enterovirus family of retroviridil family। इटियोलॉजिकल क्या क्या है इसके, इटियोलॉजिकल कोजेस पुअर हाइजीन हो सकता है, हैंड टू माउथ कॉन्टैक्ट है, बैड सैनिटरी हैबिट्स हैं, कंजप्शन ऑफ वाटर सेल्फिश है, एंड विद सीवेज कंटामिनेटेड वाटर, पुअर सैनिटेशन है। अब इसकी अगर हम बात करें मैनेज म्यूकस मेम्ब्रेन, डार्क कलर यूरिन एंड पेल स्टूल होगा। चिल्ड्रन यंगर देन 6 इज नो सिम्टम्स, ओल्डर चिल्ड्रन इज अडल्ट गेट ए माइल्ड लाइक सिम्टम्स होंगे उसमें। डायग्नोसिस में क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वायरस फेसेस बाय इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड डेफिनेशन ऑफ द एंटीबॉडी ऑफ एलाइजा। बायोकेमिकल टेस्ट लाइक प्रोटीन, बिलिरुबिन, एलेनिन एंड और अमाइनो ट्रांसफरेज। अब इसके प्रिवेंशन की ओर बात करें तो प्रिवेंशन में क्या होगा, प्रैक्टिसाइजिंग गुड हैंड हाइजीन का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अवॉइड द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन। अब बात करते हैं हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। एडिकेट बेड रेस्ट देंगे उसको, न्यूट्रिशनल डाइट देंगे, कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे। एनोरेक्सिया एट द टाइम ऑफ एनोरेक्सिया प्रोवाइड फ्रिक्वेंट मील प्रोवाइड करवाएंगे उसको, आईवी फ्लूइड देंगे विद ग्लूकोज, प्रोवाइड इन फूड क्रिएटिनेट स्टिमुलेट। अब हम बात करते हैं इसके स्लो द हेल्प मैनेजमेंट में, स्लो द प्रोग्रेसिव एम्बुलेशन कह लेना, हेल्प इन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रैक्टिसाइजिंग स्टैंडर्डाइज जो प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे रेस्ट, प्रीलोड थ्रू आउट द डे। और अब क्या है, शेड्यूल द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्ट सो देयर पेशेंट कैन बी रेस्ट बिटवीन द एक्टिविटी। और हम बात करें तो प्रोवाइड एंड क्वाइट एंड डाइट, एडिकेट डाइट एडमिनिस्टर करेंगे उसको, सप्लीमेंट्री मेडिकेशन, प्रोवाइड एडिकेट फूड इनटेक, रिकॉर्ड्स पेशेंट डेली, वॉच द कॉम्प्लिकेशंस लाइक इडीमा, डिहाइड्रेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एंड असिस्ट ईच द पेशेंट अबाउट द डिजीज एंड सिम्टम्स ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको मेरे हिसाब से मैंने जो 4 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, आप एक बार नोट से रिवाइज करोगे, आई गारंटेड श्योर आप कभी नहीं भूलोगे। और ये बहुत अच्छे टॉपिक है, हर बार इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता है, मतलब 3 से 4 साल के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं